बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। एक नई मुस्कुराती सुबह के साथ आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी सुबह का, अपने दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर रहे होंगे। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अच्छी बात के साथ, एक अच्छे मैसेज के साथ। तो आइए देखते हैं हमारे सेगमेंट एक दिन एक नेकी में आज प्रोफेसर अमानत रसूल साहब हमें क्या पैगाम देने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ बात बदगुमानी के हवाले से करना चाहते हैं कि बदगुमानी क्या है। बदगुमानी ये है कि इंसान किसी दूसरे के बारे में वो ख़याल करता है, वो सोचता है कि जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती, यानी जिसकी कोई दलील और जिसका कोई सबूत नहीं होता, इसको बदगुमानी कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये फ़रमाया है कि इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्ना अकज़बुल हदीस, कि तुम ज़न से बचो, इसलिए कि ये ज़न सबसे झूठी बात होती है। यानी इंसान अपने किसी भाई, किसी बहन के बारे में वो ख़याल करता है कि जिसके ख़याल करने का हुक्म या इजाज़त उसे दीन भी नहीं देता। क्यों? इसलिए कि जो वो ख़याल करता है उसकी कोई हकीकत नहीं होती। हमें दीन ये कहता है कि तुम वो बात कहो कि जिस पर तुम्हारे पास सबूत भी हो, तुम्हारे पास दलील भी हो और जिसके कहने का तुम्हें हक भी हो। जी, मैसेज आपने सुना। आप चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। देखते हैं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। कराची के शहरी सस्ती अशिया की दस्तयाबी के लिए हुकूमत के रमज़ान पैकेज के मुंतज़िर। मुकदमात की मौसर तफ्तीश के लिए कराची पुलिस चीफ का बड़ा इक़दाम। तफ्तीशी अफसरान की दर्जा बंदी कर दी। कत्ल हो या ज़्यादती, मंशियात हो या डकैती, अब एक अफसर एक ही नोयत के मुकदमात की तफ्तीश करेगा। कराची में लैंड माफिया का राज। सुरजानी टाउन स्कीम 41 में 24 कब्जा ग्रुप सरगर्म। केडीए ने कब्जा माफिया के खिलाफ प्लान तैयार कर लिया। अवाम को प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त न करने की हिदायत जारी कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने क्लिफ्टन में तीसरे अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर दिया। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर महमूद रियाज साहब। उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हैं। महमूद साहब, पहली खबर जो है रमज़ान के हवाले से है और रमज़ान की आमद ही आमद है, बल्कि बहुत ही कम दिन रह गए हैं और जो आवाम है वो हुकूमत के जो रिलीफ पैकेज है उसकी मुंतज़िर है। ताहाल अभी तक कोई हुकूमत की जानिब से जो रमज़ान पैकेज है उसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है उसने रमज़ान पैकेज की मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक 19 अशिया पर 8 अरब 28 करोड़ रुपए का रमज़ान पैकेज दिया जाएगा। और ये पैकेज जो है इसके तहत फ़ी ख़ानदान सब्सिडी, यानी एक ख़ानदान को 3 से 5 हज़ार रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस हवाले से बात करते हैं, क्या पैकेज है, कब इसका ऐलान हुकूमत करेगी, कब मिलेगा, और ये जो पैकेज कहा जा रहा है, जो अभी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है जिन्होंने मंजूरी दे दी है कि फ़ी ख़ानदान सब्सिडी 3,000 से 5,000 मिलेगी, बहुत कम नहीं है महमूद साहब? देखिए, अगर आदमी के एक एवरेज ख़ानदान, हम अपनी बात नहीं करते कि अगर बिल्कुल गरीब और मुतवसत तबके की अगर उसको 3 से 5 हज़ार रुपये की भी सब्सिडी मिल जाती है तो उसके लिए इनफ है। लेकिन उसको सब्सिडी मिलने का तरीक़ेकार आसान होना चाहिए। सब्सिडी मिलने का तरीक़ेकार जो है वो आसान होना चाहिए और उसके अंदर जो है कि उसको जो बेसिक चीज़ें हैं, देखें आपके सबसे ज़्यादा रमज़ान के अंदर किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है? सबसे ज़्यादा आपको ऑयल, फल और उसके ऊपर गोश्त और अनाज वगैरह, ये इस किस्म की जो चीज़ें होती है इसमें। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि 3 से 5 जो वो 3,000 से लेकर 5,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी, तो यकीनन मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ असल जो चीज़ है कि रमज़ान की आमद है, हाँ। लेकिन जो मुनाफाखोर माफी है इसको आप लगाम दें।
आप ठीक है, महंगाई है, महंगाई का रोना भी रोते हैं, ढिंडोरा भी पीटते हैं, लेकिन अगर आप जरा सी देर के लिए सब्जी मंडी चले जाएं तो आपको शहर का जो ठेला है जो आपके घर के नीचे और उस सब्जी मंडी की कीमत में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरा, अब बहुत सारी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हो जाती हैं। अब गैर कनाडा की, अमेरिका की आ रही हैं। हम उन मुल्कों को बड़ा बदनाम करते हैं, लेकिन वहां पर जो बड़े स्टोर्स हैं, कल ही मैं देख रहा था कनाडा का कोई बहुत बड़ा स्टोर है। अब उन्होंने रमजान, उनका जी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि वहाँ रमजान नहीं मनाया जाता, रमजान भरपूर तरीके से मनाया जाता है। हमारा जिसको कि एक कौमी मशरूब कहते हैं, इस किस्म का उन्होंने फ्रंट पे लगाई हुई खजूरें उन्होंने 30 से 40% सस्ती की हुई। और उन स्टोर्स का कहना है कि जो मुसलमान अफ्तार में चीजें इस्तेमाल करते हैं, हम इस पे नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करेंगे ताकि हमारे वो बढ़े। यानी अगर देखें महमूद साहब के सही में जो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं वो बाहर के बिल्कुल लोग वो कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है बिल्कुल इसके कि ऑपोजिट आप है। अब रमजान आ रहा है, अब सिंपल सा नुस्खा मैं बता देता हूँ कि महंगाई से निपटने के लिए आप एक मोहल्ले में रहते हैं। जैसे मुझे याद है कि मैं अपने बचपन में किया करता था कि जब ये सब्जी मंडी शहर में होती थी तो मैं इर्द गिर्द लोगों से पूछता था कि आपके घर में कोई चीज तो नहीं चाहिए। 4-6 घरों का आप अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों का, अपने ऑफिस में एक पूल बनाएं। 4-5 आदमी हैं, मंडी चले जाएं, इकट्ठी खरीदारी करके ले आए। आपको खुद ही पता चल जाएगा सारी चीजें, महंगाई नो डाउट है बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके बजट में आ जाएंगी। आप वहां से अगर एक सेब की पेटी, एक खरबूजे की पेटी, और दूसरी बात तो ये है कि रोजा भाई सिर्फ फल और ये ठूसने का नाम नहीं है। रोजा जो है वो तस्किया नफ्स का काम है कि अल्लाह ताला सारा साल जो खाया है उसके असरात जाहिल करने का है। वो एक महीने में इतना खा लेते हैं कि 11 महीने में नहीं खाते। रोजा तो यही है ना कि आपके तस्किया नफ्स हो, आपकी रूह की तहारत हो, आपकी जिस्म की, कि जितने टॉक्सिक्स हैं डॉक्टर से पूछ लें, किसी न्यूट्रिशन से पूछ लें कि आप जब ये, जिसको कि अब वो फास्टिंग भी कहा गया है, दूसरी जबान में इमीडिएट क्या कहते हैं उसको, कि लोग वो भी करते हैं। बिल्कुल, और ये आपके जो अंदर जितने टॉक्सिक भर जाता है उसको पाक करता है। यहाँ तो ये होता है कि आपने वो पाक करता है। अच्छा महमूद साहब, बात करें हम रमज़ान पैकेज की, और जैसा कि आपने कहा हर साल रमज़ान आते हैं, सब जो रमज़ान में जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे वो शरबत हो या पकोड़े समोसे हों, हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो इसके हवाले से कोई काम नहीं करती हुकूमत, कोई छापा नहीं, कोई छापा। ये जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं, ये जो अपनी मनमानी कीमत इतनी बढ़ा देते हैं कि आम इंसान रोज़ा रख के कैसे चीज़ें ये देखिए। अब वो बात आती है कि अच्छे लोगों का तस्करा जरूर करना चाहिए। इसी शहर में शोएब सिद्दीकी साहब होते थे, कमिश्नर कराची जी। हमने उनके साथ, उनका काम ये होता था 2:30-3 बजे वो निकलते थे, जो फल महंगा बेच रहा होता था उसका फल लुटवा देते थे वो गरीब आदमी को। हमने खुद देखा है कि ठेले फरोज जो है वो छोड़ के भाग रहे हैं, और उसके ठेले पे जितना फ्रूट है उन्होंने गरीबों में बांट दिया कि ले जाओ ये। आप जब तक छापों का निजाम नहीं करेंगे कि आपके, और फिर मैं दूसरी तरफ कहूंगा कि मुर्तजा वहाब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, जहां वो बचत बाजार लगा रहे हैं, जहां पर वो मुख्तलिफ चीजों का इफ्तिताह कर रहे हैं, सड़कों, ये भी उनकी जिम्मेदारी है। कम से कम 1 महीना रमजान जैसे ही शुरू हो, एक बिल्कुल आप मौसर दें, प्राइस कंट्रोल कमेटी मौजूद है, उसको फाल करें। देखिए चीजें सब मौजूद हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटी है, असिस्टेंट कमिश्नर इम्प्लीमेंटेशन की मेरे ख्याल है जरूरत है। अच्छा, ये भी कि 17% जो फ्राइड आइटम्स हैं उस पर सेल टैक्स पर लगा दिया गया, जिसकी वजह से समोसा, मिठाई, जितनी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या फ्राइड चीज़ें हैं जो खुसूसन रमज़ान में जिनका इस्तेमाल बढ़ जाता है, रोल हैं, पकोड़े हैं, समोसे, वो अब महंगी हो गई। ये 30 रुपए का समोसा कर दिया गया। आप देखेंगे जो कि पूरे शहर में 10-15 का था, 1-1, 2-2 रुपए नहीं। आप अगर कोई एक आदमी, और एवरेज रमजान के अंदर हमने एक दफा इसी किस्म का देखा था, तो एवरेज दुकानदार जो था वो 1,500 से 2,000 समोसे बनाता है जी। शहर के अंदर इतनी कंजम्पशन है। जैसे ही 3-4 बजते हैं आप शहर में चले जाएं, आपको हर तरफ पकोड़े, रोल, समोसे, इस टाइप की चीजें जो तलने वाली। अब ये देखें ऑयल की प्राइस मुस्तकिल हाई होती जा रही है। 1 लीटर जो है वो तकरीबन 400 से लेके 450, पौने 500 रुपए तक का ऑयल मिलना शुरू हुआ। इस महंगाई के चक्कर में ईरानी ऑयल आ गया। ईरानी ऑयल था, उसमें भी मिलावट, और वो बहुत ही बाज ऑयल जो उसमें भी मिलावट करनी शुरू कर दी। फिर उसमें यह भी आया कि बड़ी कंपनियों ने वो ईरानी स्मगल ऑयल लेके अपनी प्रोडक्ट में पैक करना शुरू कर दिया। तो 2 नंबर काम में तो हम इतना तेज हैं कि क्या अमेरिका तेज होगा, क्या कनाडा तेज होगा। जहां हमें 2 नंबरी करनी हो वहां तो मीलों आगे होते हैं। लेकिन
अच्छा, रमज़ान में सस्ते भी क्या करेंगे? जो गैर मुल्की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपने मशरूबात जो कि कोला ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, वो स्कीम लगा देते हैं, वो अच्छा, सस्ता कर देते हैं। जो वो सबसे नुकसानदेह वो सबसे सस्ती मिल रही होती है हर रमज़ान में। लेकिन जो हमारी कंपनी हैं, जो पाकिस्तान की कंपनी हैं, जो अपनी प्रोडक्ट बेचते हुए तो ये कहती हैं कि ये पाकिस्तान की मसनूआत हैं, आप इसे खरीदें, आप इसके पीछे आएँ। लेकिन वो एक रमज़ान में क्या इंसेंटिव देते हैं? पूरी दुनिया के अंदर अब ये सेल का नया कल्चर आ गया है कि आप कम प्रॉफिट लें और ज़्यादा सेल करें तो आपका बिजनेस जो है वो सस्टेनेबल होगा। कराची के अंदर भी जो बड़े मारूफ शॉपिंग सेंटर या शॉपिंग स्टोर्स हैं, उनमें यही है कि लोग कहते हैं चीज़ सस्ती मिलती है, चीज़ सस्ती मिलती है, उनका वॉल्यूम बढ़ता है, वो वॉल्यूम के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं, आवाम को भी फायदा होता है। बिल्कुल, जब आप इतने बल्क में सेल करते हैं तो आपका प्रॉफिट नो डाउट बढ़ता है। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब और आपको बताएं कि औरंगी टाउन में सरेआम लड़की की सवार की जानिब से हिरासत करने की हमने देखी वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर इसका एक्शन लिया और 12 घंटे के अंदर अंदर जो मुलजिम फ़हीम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये कोई पहला वाक़या नहीं है कराची में कि इस तरह से कोई लड़की जिसको हरासमेंट का सामना करना पड़ा हो। रोज़ाना की बेसिस पे हज़ारों लड़कियां जब घर से निकलती हैं, चाहे उन्होंने हिजाब पहना हो नहीं पहना हो, जो रिगार्डलेस जो भी उनके कपड़े जो भी हों, लेकिन हर किस्म को कहीं ना कहीं हर किस्म की लड़की को जो है वो हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। बहुत कम केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट होते हैं या मंजर आम पर आ जाते हैं, जैसा कि ये केस हुआ और इसको फौरी तौर पे रिपोर्ट किया गया और फिर इसके ख़िलाफ़ एक्शन भी हुआ। क्या कहेंगे महमूद साहब इस हवाले से? बहुत कम केसेस हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं और जो इस तरह वायरल हो जाते हैं और रिपोर्ट भी हों और उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी हो जाए, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई जो हमने कल देखा। कैसे आप समझते हैं कि हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो है ना वो पुलिस की अगर हम तारीफ ना करें तो ज्यादती होगी। पुलिस को हम हमेशा हदफ तनकीद बनाते हैं, उन पर तनकीद करते हैं, लेकिन पुलिस जब अच्छा काम करती है, हेड्स ऑफ कराची पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। हाँ। अभी भी उन खातून ने रिपोर्ट नहीं की थी, ये तो कोई CCTV फुटेज थी जो बाहर आ गई। हाँ। हमारा माशरा ऐसा कि औरत के साथ तो बेचारी के साथ हो तो अपनी इज्जत और नामूस और उसके लिए डर खौफ करके घर में बैठ जाती है। बहुत कम है, अभी शायद वक्त लगेगा कि इस किस्म के वाक़यात होने के बाद। लेकिन इस किस्म के जो जिनसी जुनूनी शहर में खुलेआम घूम रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। अब इसका मुकदमा हो, जो भी इसको सजा दी जाए, कम से कम वो सदा ही टीवी पे दिखा दिया जाए, या कम से कम इस सदा का आगाज इस किया जाए कि जिन जिन खवातीन के साथ है वो आके इसको मारें, इसको या जूते मारें। मतलब कितनी बुरी हरकत है कि आप अपने रोजगार के लिए, पढ़ने के लिए, तालीम के लिए, किसी भी काम से आप बापर्दा होकर घर से निकल रही हैं और एक जिनसी जुनूनी जो है नाजिबा हरकत करने वाले शहर में खुलेआम जानवरों की तरह घूम रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आजकल फहाशी बढ़ रही है, लोग के कपड़े ऐसे हैं जो वो खुद दावत देती हैं। अब एक औरत जो हिजाब में स्कूल पढ़ाकर टीचर घर आ रही है, तो ऐसी औरत को भी तो सामना करना पड़ता है। ये वो लोग, मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ क्योंकि जो विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, जो कि हमेशा विक्टिम को निशाना बनाते हैं, ना कि उस जुर्म करने वाले को। देखें, औरत कोई भी हो, किसी भी लिबास में हो, वो मोहतरम है और उसको हमारा मजहब भी कहता है कि आप उसकी तकरीम करें, उसकी ताजीम करें। तो लिबास के मामले पे आप किसी को इजाजत नहीं दे सकते वो इस किस्म की कोई नाजिबा हरकत किसी के साथ भी करे, चाहे मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो। कतई नजर औरत का तकद्दुस तो जो है बिल्कुल है, वो होना भी चाहिए। जी। तो इसमें ये, और फिर दूसरी बात ये कि हमारा बेसिकली हमारी जो सोसाइटी है वो इतनी अब घुट चुकी है कि वहाँ वे ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, वहाँ पे कोई चीज नहीं है। हर चीज को तो हम वो कह देते हैं कि ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं। लोग जो है इस घुटे हुए माहौल के अंदर रह रहे हैं, फिर जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके अंदर का जो जानवर है वो बिल्कुल खुलकर बाहर आ जाता है और नफ्सियाती मरीज होते हैं इस किस्म के लोग। अच्छा महमूद साहब, अगर हम देखें कि ये जो हरासमेंट है, हरासमेंट नहीं, रेप केसेस, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती के वाक़यात, इतनी फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है? आप क्या समझते हैं? अब सोसाइटी के अंदर कोई आपके पास एयर कहीं से नहीं आ रही। हर आदमी एक फ्रस्ट्रेशन के अंदर है और फिर उसकी सोसाइटी में इर्द गिर्द मीडिया जो उसको दिखा रहा है, जो सोशल मीडिया उसको दिखा रहा है, जो यूट्यूब उसको दिखा रहा है, वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। आप मुझे बताएंगे कितने प्रोग्राम आपके टीवी चैनल्स हैं या दीगर हैं, कितने प्रोग्राम आ रहे होते हैं जिनके ऊपर पेरेंटल कंट्रोल होता है या लिखा हुआ होता है कि PG है, ये अंडर 13 है, अंडर 16 है, अंडर 18 है। मतलब आप तो बच्चों के आगे आपने एक इंफॉर्मेशन का और लोगों के आगे एक सैलाब है इंफॉर्मेशन का,
आपके पास ये मोबाइल है, आप इसमें दुनिया भर का, और यही वजह है कि पाकिस्तानी जो है दुनिया भर में एक मुमताज मुकाम रखते हैं कि जो फोर्स साइट्स हैं इंटरनेट पे सर्च करने में, वो पाकिस्तान उसमें उनका बड़ा ऊपर मुकाम है। तो आपकी सोसाइटी है, आपके यहाँ तालीम के कोई मराकज नहीं है, जो आपके खानदानी असूल थे वो तितर बितर हो चुके हैं। जो लोगों के अंदर तरबियत की भी आजकल कमी है, दीन से दूरी है, तरबियत की बहुत है, सारे फैक्टर्स हैं। और फिर बात ये कि आपका जो तालीमी निज़ाम है वो बिल्कुल माजरत के साथ ऐसी कोई तरबियत नहीं करता। आप जो एक जमाने के अंदर आप ये देखें कि स्कूल के अंदर जो पार्टीज होती थी या हमारे बचपन में होती थी, उसमें तो आप प्लेट भी घर से लेके जाते थे, और आपको एक खाना मिला, आपने एक दो टेबलोज होते थे, आपने मिली तराने। अभी आप देखें कि एक और वीडियो है, कराची का मुमताज तालीमी इदारा है, उसके अंदर वो जो वीडियो हो रही है उस पर कल भी सारा दिन मचता रहा। कल भी एक बड़ा शोर रहा, आपके जो स्टूडेंट तालीम वाले हैं, जिस तरीके के लुच्चर और डांस और वो आगे बात निकल गई है, तो जब सोसाइटी पूरी इस तरफ जा रही होगी तो फिर यही निकलेगा लोगों के पास से, इसी किस्म की फ्रस्ट्रेशन निकलेगी। कैसे आप उसे कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल, तो आपने ये सही कहा, तमाम तालीमी चीजें, इदारों लेकिन इसको गिरफ्तार किया गया है, और बड़ी अच्छी बात है कि सिर्फ 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। यही हम कहते हैं ना कि देखिए यही पुलिस है, कराची पुलिस, यही फुटेज जाते हुए, ऐसा नहीं है, गिरफ्तार करते भी हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इसको मजीद बढ़ाना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि पुलिस का एक जो हमारे जो बनाया गया था कि वुमेन्स पुलिस स्टेशन थे, उनको फाल किया जाना चाहिए। एक औरत जो है वो मर्दों के पास रिपोर्ट लिखाते हुए भी उसको थोड़ा सा होता है, आप घर पर जाएं। क्यों ऐसा कानून नहीं होता कि खातून को अगर कोई जुर्म हुआ है या कुछ हुआ है, उसको एप्लीकेशन है नहीं तो 2-3 खवातीन पुलिस एहलकार जो उस पे घर पे जाके उसकी FIR लॉन्च करें। चलो घर पे नहीं तो कहीं बुलाकर वुमेन्स पुलिस स्टेशन थे उनको फाल किया जाए, और वहां पर उनको बुलाया जाए, बिठाया जाए, एक हो, ताकि रिपोर्ट हो। बिल्कुल आपने सही कहा, पुलिस के हवाले से बात कर रहे हैं, और कराची पुलिस चीफ की जानिब से एक भी सामने आया, उस पर भी बात करेंगी कि वो क्या है। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ जहरा रज़ा। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब और आपको बताएं कि कराची में जराइम की रोकथाम के लिए और जो तफ्तीश है उसको बेहतर बनाने के लिए कराची पुलिस चीफ का एक बड़ा इकदाम सामने आया है, जिसके मुताबिक अब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनको कैटेगराइज कर दिया है, उनकी दर्जा बंदी कर दी है। यानी कत्ल हो या ज़्यादती, मंशियात के केसेस हों, रेप केसेस हों, डकैती की केसेस हों, अब एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो एक ही नोयत के मुकदमात की तफ्तीश करेगा, जिससे एक तो तफ्तीश जल्दी हो सकेगी, ये फ़ायदा होगा, और गलती की जो गुंजाइश है वो भी जो है कम हो जाएगी। हाई प्रोफाइल केसेस को भी 9 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। तमाम SHOs को हर वाक़े की CCTV फुटेज हासिल करने का भी वो उसका पाबंद होगा। तो अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं कराची पुलिस चीफ की जानिब से। अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले स्क्रूटनी की गई कि कोई भी ऐसा अफसर जो कि करप्ट हो या किसी भी किस्म के मामलात में रिश्वत में इन्वॉल्व हो तो उसको भी फ़ौरन से हटा देने का हुक्म दिया गया। अब तफ्तीश को बेहतर बनाने के हवाले से जो इकदाम किया है उसके हवाले से बात करते हैं। जी मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, इससे कितनी बेहतरी आएगी, क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इकदाम है कराची पुलिस चीफ का। ये जो फ्रांसिक्स हैं, फ्रांसिक लैब्स होती हैं पूरी दुनिया के अंदर, अब जो केसेस जो हैं वो 50 से 60% केसेस तो टेबल पर ही सॉल्व कर लिए जाते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा है कि एक्सपर्टीज होती है ना, एक आदमी जो है वो सिर्फ वो कत्ल के हैं, कोई डकैती के हैं, कोई राजनी के हैं, कोई थेफ्ट के हैं, कोई अगवा बराए तावान के हैं, कोई गाड़ियों की है, कोई मोबाइल है। अब मोबाइल अगर किसी का छिन गया है या चोरी हो गया है तो उसको रिकवर करने के लिए यकीनन वो जो मेजर्स लेने होते हैं वो बिल्कुल IMEI नंबर होता है और उसका कॉल डाटा होगा, उसको देखना होगा किस टावर से कि वो इस वक्त उसकी लोकेशन क्या आ रही है, तो उसकी नौयत बिल्कुल अलग है। तो यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि आप जो इसके हाई प्रोफाइल केसेस होंगे उसको 9 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पूरी दुनिया में जो फ्रांसिक लैब्स हैं, फ्रांसिक सॉरी आपकी बात काट रही हूँ महमूद साहब, हर जगह पर यही होता है कि एक जैसे कोई कत्ल का केस है तो उसका ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अलग होता है। क्या हमारे यहाँ एक ही अफसर हर किसी की तफ्तीश कर रहा था? जी अभी तक तो यही था कि जो थाने के अंदर उस तफ्तीशी अफसर के बाद जो चीज़ आएगी वो उसी को तफ्तीश कर रहा होता था। वो उसके बाद केसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, हाँ, माफ़ कीजिएगा, वो लोगों को इतनी तवज्जो नहीं दे सकता, जराइम के पीछे नहीं जा सकता। एक ऑफिसर के पास अगर
तफ्तीश का अमला जो है अलहदा किया जाए और उनको बाइफर्गेट किया जाए, स्पेशलाइज किया जाए, बाइफर्गेट तो नहीं, स्पेशलाइज किया जाए कि ये जो कत्ल के मुकदमात करेगा, ये अगवा बराए तावान का, ये डकैती के, रहजनी के, मोबाइल के का, बहुत सारे जाइम्स है ना, तो उसमें यकीनन बेहतर होगी। फिर उसमें क्या होगा, एक ही जगह काम कर करके उसकी एक्सपर्टीज डेवलप होंगी, तो बहुत सारे केसेस तो जो होंगे उसके टिप पर होंगे कि वो जैसे आएंगे, चूंकि वो उस स्पेसिफाइड फ्रेम ऑफ माइंड में होगा तो वो जल्दी उन चीज़ों को रिकवर कर लेगा, जल्दी वो कर लेगा, तो यकीनन इससे जो है वो केसेस के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आएगी। जैसे अभी हमने देखा कि 12 घंटे में पुलिस ने, अब उसमें क्या है कि सीसीटीवी जो है वो कैमरे कुछ अच्छे लगाए थे, जहां पर सीसीटीवी फुटेज जो है बहुत ज्यादा काम आती है, काम आती है, और 50% कहा जाता है कि केसेस इसके थ्रू जल्दी सॉल्व हो बिल्कुल, जाते हैं। हाँ, 50 से 55% केसेस जो हैं वो सीसीटीवी से ही फुटेज हो जाते हैं। चूंकि आप देखिए ये इंटरकनेक्ट है, अब नादरा का निजाम ऐसा हो गया है कि चोर डकैत का भी शनाख्ती कार्ड तो बना हुआ होगा, जब आपकी सीसीटीवी फुटेज आती है तो तकरीबन सारे पाकिस्तानी जिनका आईडी कार्ड बना हुआ है या जिनके बेफॉर्म है, उनकी तस्वीर जो है वो सब डाटा के अंदर मौजूद है। जब उसको क्रॉस चेक करते हैं तो दुनिया में तो बड़े बड़े कीमती सॉफ्टवेयर्स हैं कि उसके नियर अबाउट जो है, जिसको कि खाका बनाना कहते थे पुलिस में पहले, जिससे कोई मोबाइल छिनता था वो पुलिस वाले बनाते थे, उसको वो कहते थे खाका। लेकिन ये कि जब से यहाँ पे CPLC और उनका, बल्कि बड़ी अच्छी खबर है कि कल मैं मीडिया में देख रहा था कि पंजाब पुलिस जो है वो सिटीजन पुलिस लाइन कमेटी से वो सॉफ्टवेयर लेगी जो खाका बनाते हैं। पहले हाथ से आप बाकायदा बैठते थे और आप बताते थे कि उसकी, वो पूछता था उसकी जमी माथा कैसा था, आंखें कैसी थी, चेहरा कैसा था, कद, फिर वो एक खाका बनाता था, फिर उस खाके की कॉपियाँ थानों में जाती थी, लगती थी। लेकिन अब तो ये सारे सॉफ्टवेयर आ गए, आप उनके अंदर चीज़ें डालें तो वो एक करीब तरीन पिक्चर आपको देते हैं। फिर वो नादरा के रिकॉर्ड से बड़ी जल्दी मैच हो जाती है, नादरा के रिकॉर्ड से जल्दी मैच हो जाती है तो उसका एड्रेस भी आ जाता है। अच्छा, उसमें होता क्या है कि बहुत से बात होगा कि वो 2-3 लोगों की पिक्चर दे देगा करीब तरीन जो होगी, आप जब उनको असेस करते हैं तो वो यही वजह है कि जैसे अभी हमने देखा कि जो फ़हीम को 12 घंटे में पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो इसी वजह से गिरफ्तार किया क्योंकि यकीनन वो उसी इलाके का था और पुलिस ने जब देखा तो और हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छे इकदाम हो रहे हैं, उनको भी सराहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के इकदाम होंगे तो ही हमारा जो एक थाना कल्चर है वो बदलेगा और जो है जराइम में कमी आएगी। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए। ZTN जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में और चलेंगे अपनी अगली खबर की जानिब। आपको बताएं कि KDA ने सुरजानी टाउन स्कीम 41 को कब्ज़ा माफिया से पाक करने का प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। KDA ने आवाम से भी अपील की है कि सुरजानी टाउन में जो प्लॉट्स हैं उनकी फ़िलहाल ख़रीदो फ़रोख्त ना की जाए। KDA की तरफ से सुरजानी टाउन स्कीम 41 के कब्ज़ा माफिया की फ़हरिस्त भी जारी कर दी गई है। स्कीम 41 में छोटे बड़े 24 कब्जा माफिया ग्रुप काम कर रहे हैं। इस हवाले से बात करते हैं जी महमूद साहब, कब्जा माफिया की बात की जाए तो कराची के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर ये कब्जा कर लेते हैं, जो हुकूमत की ज़मीन है उस पर भी, और जो लोग प्लॉट्स लेकर जो है छोड़ देते हैं उनकी ज़मीनों पर भी कब्जा हो जाता है। तो अभी जो सुरजानी टाउन में एक बड़ा ग्रुप है, बहुत सारे बल्कि ग्रुप हैं जो इस वक्त वहाँ पर कब्जा किए हुए हैं। ये पूरी माफिया है जी। और माशरे के बड़े ताकतवर हल्के जो हैं वो इनकी सपोर्ट करते हैं जी। और ये सबसे बड़ी बात ये कि ये आवाम की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी ले जाते हैं। एक आदमी जो है वो अपने सपनों का महल घर बनाने के लिए ये उन जगहों पर हो रहा है जहाँ पर सस्ते प्लॉट हैं। सुरजानी टाउन यकीनन बिल्कुल न्यू कराची से भी आप आगे चले जाएं, वहाँ पर प्लॉट सस्ते हैं और लोग इनके साथ मिले हुए। वहाँ पर किसी ने 10-15 लाख का प्लॉट लिया, पता चला एक प्लॉट की 3-3, 4-4 फाइलें, फिर वो SBCA से जो है उससे वो KDA जो आपके भी इदारे मुतल्लिका उनसे पता चला लीज नहीं है, जाली सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, ज़मीन किसी की। इसमें तो बड़े बड़े बिल्डर्स के भी नाम आए हैं कि वहाँ पर उन इलाकों पे जो सरकारी ज़मीनें थी उन पे प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए। अब लोगों का भी ये है कि आप लाखों रुपया आप खर्च कर रहे हैं, जाकर ज़रा KDA से कहीं से एक उसकी वेरिफिकेशन तो कर लें। ये बहुत बड़ा एक वो है, क्योंकि लोग अपनी सारी जमा पूंजी तो लगा देते हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं ना सस्ते प्लॉट्स के चक्कर में वो लगा देते हैं और उनका नुकसान होता है, क्योंकि वो ज़मीन जो है वो या तो गैर कानूनी होती है या फिर कब्जे की होती है। नहीं, वो बिल्कुल देखें, अंग्रेजी की कहावत है कि इजी कम इजी गो। आप जिस वक्त आपको देखना चाहिए, चेक करना चाहिए, कहीं पर भी आपको कोई कम रकम के अंदर बहुत ज़्यादा को माली फ़ायदा पहुंचाने की बात कर रहा हो, इसके अंदर आप उसको चेक तो कर रहे हैं, लेकिन लालच इंसान की फितरत है
कि लालच अक्सर जो है वो गालिब आ जाता है और आदमी सुनने समझने की सलाहियत जो है मौकूफ हो जाती है। तो सुरजानी टाउन में इस वक्त बड़ी तादाद में यही काम हो रहा है कि इस किस्म की गैर कानूनी सोसाइटीज़ हैं, लैंड ग्रेबर्स हैं, वहाँ पर उनकी पुष्पनाई माशरे के ताकतवर तबके कर रहे हैं, उनकी आशीर्वाद उनको हासिल है, वो वहाँ पर कब्जे कर रहे हैं। कब्जे करने के बाद सरकारी ज़मीनें जो औने पौने बेच दी जाती है उस पर सरकार को भी नुकसान होता है। तो ये एक बिल्कुल ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, इनको रोकें और फाइलें जो है उसको सही करें, जो इसका रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज होना चाहिए ताकि जाली ना हो। और ये एक बड़ी अहम चीज़ है। इससे कबल भी कराची की बहुत सारी स्कीम्स ऐसी थी। अच्छा, फिर ये एक इलाके से निकल कर दूसरे इलाके में चले जाते हैं, जब वो इलाका पूरा खा लेते हैं, तबाह बर्बाद कर देते हैं, वहाँ पर काम हो जाता है जी। फिर पूरा ग्रुप बना के ये किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं और वहाँ पर ये काम शुरू कर देते हैं, अवाम के पैसों से लूटते हैं। तो यकीनन सिंध हुकूमत को इस पे बड़ा एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी तरफ मैंने कहा कि अवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब आप इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी में, आप लाखों रुपए अपनी जिंदगी भर की कमाई दे रहे हैं, तो प्रॉपर चीजों को चेक करें। अच्छा, ये बताइए कि ये जो अभी कहा जा रहा है कि केडीए ने इनको मतलब एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया इन कब्जा माफिया के अगेंस्ट, तो क्या प्लान है वो, किस तरह? देखिए, केडीए का भी अगर हम कहें तो केडीए की जिम्मेदारी होती थी नए टाउन्स लाना, नई चीजों को, जगहों को डेवलप करना। मुझे नहीं याद पड़ता कि केडीए ने कराची के अंदर आखिरी कौन सी, एक जमाने में हम देखते थे कि केडीए जो है वो सोसाइटीज अनाउंस करती थी, लोग उसमें जाते थे, केडीए के फ्लैट्स होते थे, केडीए उनके ऑक्शन करती थी, फ्लैट्स होती थी। लेकिन अब एक तवील अरसे से जो है वो केडीए पता नहीं उनका क्या है उनके दायरे कार के अंदर कि ना कोई वो कोई सोसाइटी अनाउंस करते हैं, ना कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं कि जहाँ पे सेफ एंड सिक्योर लोग जाके करें। क्योंकि इनका काम तो यही है ना, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसके अंदर लोगों को वो देना। अब इतनी घरों की जरूरत है, किराए इतने बढ़ चुके हैं कि हर मुतवस्सित आदमी का एक जिंदगी का आइडियल ख्वाब होता है कि मेरा अपना जाती घर हो। उस घर के पीछे जो कुछ होता है वो भी बेचारा लुटा देता है। तो यकीनन उसके पैसे को सही हालत में रखना या करना हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, लोगों की अपनी भी जिम्मेदारी है कि इस किस्म के प्रोजेक्ट से जो, और जब लोगों की जेब से लाखों अरबों क्या करोड़ों रुपया निकल जाता है तब वो माफिया के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। पहले कहाँ थे? आपको तो मतलब हर आदमी को पता होता है। ये भी कहा जाता है कि माफिया इतने स्ट्रांग है कि ये इदारों से ज्यादा हुकूमत है, मैंने आपसे कहा ना कि माशरे के ताकतवर और बासर तबके जो है वो इनकी पुष्पनाई कर रहे होते हैं। आपने सही कहा। इसलिए जब भी आप कोई प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करें, कोई जमीन लेने जाएं, तो इस बात का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि आपके बाद में जो आपकी पूरी जिंदगी के पैसे हैं वो डूब जाते हैं। जी, वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ जहरा रज़ा और अब बात करेंगे आपकी मुस्कुराहट के हवाले से। मुस्कुराने की जब हम बात करते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों में भी खुशियाँ बिखेर देते हैं, लेकिन मुस्कुराहट में जो है आपके दांतों का बहुत ज़्यादा, दांत जो हैं वो अहमियत के हामिल होते हैं। आपके अच्छे और ख़ूबसूरत दांत, जो उनकी तरतीब है, जो उनकी बनावट है, अगर वो अच्छी नहीं है तो आप हंसते हंसते भी थोड़ा रुक जाते हैं, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी शेक हो जाता है। और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके अगर दांत अच्छे ना हो तो वो अपना मुंह बंद करके हंसते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने दांतों को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। वो लोग ख़ास तौर पे जिनके दांत जो है वो तरतीब में नहीं है, या उसका कलर जो है वो थोड़ा सा वाइट नहीं है, येलो टोन है, तो वो कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं। तो ओवरऑल बात करेंगे कि आपकी स्माइल को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में डॉक्टर मुदस्सिर हैं, जो कि डेंटिस्ट है, हमारे शो में भी आते रहते हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुदस्सिर। थैंक यू वेरी मच ज़हरा। थैंक यू। क्या हाल है डॉक्टर? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, स्माइल का बहुत ज़्यादा रोल होता है आपकी ज़िंदगी में, और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनमें भी अच्छी स्माइल अच्छा इम्पैक्ट देती है और आप खूबसूरत भी नज़र आते हैं। तो आजकल हम बात करेंगे स्माइल की। पहले आप बताएं अहमियत क्या है एक अच्छी स्माइल की? देखिए, स्माइल की अहमियत ये तो सबसे पहले तो ये शो करती है कि आप एक स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री, और जिस किस्म की जो आजकल सोसाइटी है और इसमें स्ट्रेस है उससे फ्री हैं आप, ठीक है। और हंसते रहना तो वैसे भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि भाई आप हंस रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस शो करता है कि आप अंदर से खुश हैं।
अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने बात की कि जो लोग थोड़ा हंसते हुए हिचकिचाते हैं जब उनके दांत सही ना हो, तो उसमें यह है कि आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे खुश रहना चाहते हैं और अपने दांतों को कैसे खुश रखते हैं। और साथ साथ जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया कि डेंटिस्ट मौजूद हैं, तो वो डेंटिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं अपनी स्माइल को अच्छा करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्माइल आपकी कैसे अच्छी होगी, तो ये तो सबसे पहले आपको खुद को उसका ख्याल रखना है। लाइक रेगुलर ब्रशिंग करनी है, ट्वाइस अ डे जैसे रिकमेंडेड है, और उसके अलावा हेल्दी डाइट लेनी है आपने। कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे आपके दांतों को नुकसान हो या दांत खराब हो, क्योंकि अगर दांत खराब होंगे तो डिस्कलर हो जाएंगे, कीड़ा लग जाएगा। अगर कीड़ा लगा हुआ होगा तो जो दांतों की एक शाइन होती है, एक खूबसूरती होती है, वो हंसते हुए आप प्रॉपरली खिलखिला के नहीं हंस सकेंगे। बाज लोग होते हैं वो हाथ रखते हैं, क्योंकि वो इसलिए रखते हैं कि डेफिनेटली उनका दांत खराब होता है, सामने से उनको डिस्कलरेशन या कीड़ा लगा हुआ नजर आता है, या ओवरलैप हुए हुए दांत होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए हुए चढ़े हुए दांत होते हैं, जिसको हम क्राउडिंग कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप पे भी डिपेंड करती हैं। ये जो अपब्रिंगिंग हो रही होती है बच्चे की, उसके पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई अगर बच्चे का दांत ओवरलैप हो रहा है तो वो फौरन डेंटिस्ट से कंसल्ट करे ताकि वो ओवरलैप से बच जाए और उसके दांत प्रॉपर अलाइन। डॉक्टर मुदस्सिर, हाँ, क्योंकि बाय बर्थ जब दांत जो दूध के दांत जिसको कहते हैं वो टूटते हैं, उसके बाद दांत आते हैं बच्चों के, काफ़ी ऐसे होते हैं जो ओवरलैप होते हैं या आगे पीछे होते हैं। तो अब तो इतनी ट्रीटमेंट्स आ गए हैं इस हवाले से, तो कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो करवा के ख़ासतौर पर अगर दांतों की तरतीब है उसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मैं स्टार्ट बच्चों से ही करूंगा जी। देखिए, बच्चों में 6 साल की उम्र से दूध के दांत टूटना शुरू होते हैं, ठीक है। और 6 साल से लेकर वो 12-13 साल की एज तक जाते हैं, ठीक। अब पेरेंट्स को ये है, बहुत सारे लोगों को, और ये मिसकंसेप्शन है कि जी दूध का दांत है वो खुद टूट जाएगा और परमानेंट दांत खुद आ जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है और ऐसा होता था और अभी भी होता है, मगर 100% ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसमें ये होता है कि 6 साल मेंशन है दांत, अब बच्चे का दांत 5 साल की एज में आ गया, तो जो परमानेंट दांत है वो पीछे से आ गया और दूध का दांत वो आगे रिटेन मौजूद रहा अभी तक, ठीक है। अच्छा, जब दूध का दांत मौजूद है और पीछे से परमानेंट आ गया तो डेफिनेटली उस परमानेंट दांत ने मुंह के अंदर तो आना है ना, तो वो उसके साथ में पीछे से आ जाएगा। जब वो पीछे से आ जाएगा तो अलाइनमेंट तो आउट हो गई आपकी, जिस जगह आना था उस जगह नहीं आया। तो इस तरीके से मल्टीपल दांत जो है मुंह में आ जाते हैं, पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रहा होता। जब 4-5 दांत मुंह में आ जाते हैं फिर पेरेंट्स डेंटिस्ट के पास जाते हैं कि जी ऐसे ऐसे हो गया है। तो फिर उसमें लामहला डेंटिस्ट के पास भी ऑप्शन नहीं होता, वो दूध के दांतों को निकालता है और फिर पेरेंट्स को गाइड करता है कि नाउ अब हमने इसका ब्रेसिस ट्रीटमेंट करना है, जिसको हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें तारे लगती हैं। अब तो आजकल नई एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी आ गई है, क्लियर अलाइनर है जिसके अंदर ब्रेसिस नहीं लगते, वो भी बहुत एक एडवांस फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको पहले से पेरेंट्स को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। और बेहतर है कि जब बच्चे हैं उसी एज में अगर उनको ब्रेसेस लगा दी जाए तो वो ज़्यादा आसान जी। ब्रेसेस की एज होती है, हम उसको जो 6 साल की एज है उसमें नहीं लगा सकते। अच्छा। ब्रेसेस उसी वक्त लगेंगे जब उसके तमाम परमानेंट दांत आ गए हैं और दूध के दांत निकल चुके हैं, या इक्का दुक्का कुछ मौजूद है और उसमें बहुत अर्जेंट नीड है लगाने की, तो हम उसमें लगाते हैं। अदरवाइज ब्रेसिस रिकमेंडेशन तमाम दूध के दांत टूट जाएं और परमानेंट दांत आ जाएं तब लगाया जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्योंकि ब्रेसेस का टाइम ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा होता है, मेरे ख्याल है 1-2 साल तो लगते ही हैं जी। तो बड़े लोग कॉन्शियस होते हैं कि वो तार नज़र आएगी, तो आजकल कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं ब्रेसेस के कि वो मैंने कुछ देखा है कि वो निकल भी जाता है, यानी कि आपको कहीं जाना हो या आप खाना खा रहे हो, कुछ इस तरह के भी ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, इस तरह के ब्रेसेस भी बन गए हैं। देखें, जो फिक्स रिटेनर यानी फिक्स ब्रेसेस जिसको हम कहते हैं जी, वो तो आप रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। वो डिपेंड करता है साल भर के लिए लगा हुआ है, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। आप जितना अर्ली एज पे आएंगे उतना टाइम ड्यूरेशन कम लगेगा, और आप जितना लेट स्टेज पे जाएंगे, लाइक 20+ पे जा रहे हैं, 25+ पे जा रहे हैं, तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। 3-3 साल भी लगते हैं, 4-4 साल भी लगते हैं, ठीक है, दांतों को सही करने के लिए। दूसरी चीज जो आपने बात की कि अब वो निकल भी जाते हैं, तो मैंने अभी बात की थी क्लियर अलाइनर्स की। ये एक एडवांस फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट आया औरतों में ब्रेसेस की जगह। इसमें ये होता है कि आपने खाते वक्त वो निकालना है, क्योंकि उसके अंदर जो इलास्टिसिटी होती है, अगर आपने उसी को लगा के च्यू किया, चबा दिया, तो वो इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी और जो दांतों को चेंज करने की जो उसकी एबिलिटी है वो लॉस हो जाएगी, वो दांत चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो वो रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा एक आते हैं रिमूवेबल अप्लायंसेस। रिमूवेबल अप्लायंसेस वो होते हैं जो
माइनर करेक्शन के लिए दे देते हैं, ऑल्दो अब ये यूज नहीं होते। ट्रीटमेंट के बाद यानी आफ्टर ऑर्थो ट्रीटमेंट, जब आपके दांत ठीक हो गए, अब आपने उनको एक जगह सस्टेन रोक के रखना है, तब आप ये रिमूवल अप्लायंस देते हैं फॉर 6 मंथ टू 2 ईयर्स के लिए। उसको आपने रिमूव करना होता है हर खाने के वक्त। सही सही। अच्छा, तो मोस्ट इफेक्टिव अगर हम देखें इन दोनों में से कि जो रिमूवेबल है, जो एक परमानेंट लगता है 1 साल 2 साल के, वो ज़्यादा इफेक्टिव है या फिर ये दूसरा वाला? देखें ज़रा, दोनों ही इफेक्टिव हैं। उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि हम रिमूव कर सकते हैं। जो मैंने क्लियर अलाइनर की बात की है, जी। उसकी कुछ लिमिटेशंस है, वो हर केस में नहीं लगा सकते आप, ठीक है। जिस तरीके से फिक्स रिटेनर्स की मैंने बात की, जो प्रॉपर ब्रेसेस जिसको हम आम जुबान में सुनते आए हुए हैं, वो आप हर किस्म के केस के अंदर दे सकते हैं। तो अगर कोई पेशेंट है जो ब्रेसेस फॉर्म भी लगवा सकता है और क्लियर अलाइनर भी लग सकते हैं उसके, तो फिर आजकल के एडवांसमेंट के हिसाब से हम उसको रेफर करेंगे कि जी आप क्लियर अलाइनर लगाएं, जो इजी वे आउट है, ब्रेसेस ना लगाएं, क्योंकि वो प्रॉपर विजिबल नजर आ रहे होते हैं। बहुत से लोग कॉन्शियस होते हैं कि यार मेरे मुंह में ब्रेसेस लगे हुए, वो हंस भी नहीं पाते, हाथ रख के हंसते हैं, जैसे हमने पहले टॉपिक पे बात की। तो जो क्लियर अलाइनर है उसमें बहुत आसानी से आप हंस भी सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है और सामने वाले को फील भी नहीं होता और आपका काम भी हो जाता है। सही, यानी उन लोगों के लिए जो कि ज़रा बुरा फील करते हैं, ब्रेसेस तारे जो लगी होती है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बताइए डॉक्टर मुदस्सिर कि आजकल तो इतने ट्रीटमेंट्स ऐसे मैंने देखे हैं कि आपके जो अपने दांत हैं वो सब हटा के पूरे के पूरे आपके दांत चेंज हो जाते हैं, जिसको हॉलीवुड स्माइल भी कहते हैं। वो क्या है, ज़रा उसके बारे में बताएं। देखो ज़रा, वो सारे दांत हटा के आपके दूसरे आर्टिफिशियल लग जाना, बेसिकली ये नहीं है। सारे दांत हटाने का मतलब है आपने अपने सारे नेचुरल दांत निकलवा दिए, ठीक है। अब इसको तो आम तौर पे क्या कह सकते हैं, जहनी कोई कैफियत का नाम भी हो सकता है ये, कि आपके असली दांत हैं और आपने वो सारे निकलवा कर एक आइडियल स्माइल आपने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए या दूसरों की सेटिस्फेक्शन के लिए लोग करते हैं। वो बेसिकली ये होता है कि सारे दांत निकाल दिए और सारे दांतों की जगह आपने इम्प्लांट प्लेस करवाए। इम्प्लांट प्लेस करने के बाद अपने मतलब के, अपनी अलाइनमेंट के हिसाब से जो एक नेचुरल स्माइल होती है, जो नेचुरल सिमेट्री होती है दांतों की, वैसे आपने दांत बनवा लिए। एक ऑप्शन तो ये हो गया। सही। अच्छा जी, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि दांत आपके मौजूद हैं, बस थोड़ी बहुत उसके अंदर ऑल्ट्रेशन करनी है, मगर वो जो पेशेंट है वो चाहता है कि भाई मेरी स्माइल ऐसी ही हो, मुझे आइडियल स्माइल चाहिए अपनी। उसमें ये होता है कि फिर वो जो दांत मौजूद है उन दांतों को थोड़ा सा कट डाउन करते हैं। अच्छा। कट डाउन करने के बाद उन पे विनियरिंग की जाती है। जैसे हम आई में लेंस लगाते हैं, वो इतनी बारीक सी चीज होती है जो कि हम सामने के दांतों के ऊपर वो लगाते हैं। तो और नॉर्मली होता ही है कि वो जो इनिशियल जो ऊपर के आपके 6 से 7 दांत होते हैं उनको कवर किया जाता है, पूरे मोलर्स तक, पीछे की दाढ़ों तक वो कवर नहीं होता। तो उससे भी नेचुरल वही लुक आ जाता है जो आपने बात बताई कि सारे दांत निकलवा कर एक जैसे करवा लिया। अच्छा, ये जो सारे दांत निकलवाते होंगे और फिर नए इम्प्लांट, क्योंकि एक इम्प्लांट की अगर दांत की बात करें तो बहुत एक्सपेंसिव है, वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, तो वो कितना ही कॉस्ट आ जाती होगी, मैं यही सोच रही थी। मैं यही बात कर रहा हूँ। जो अव्वल तो ये एक दिमागी कोई चीज़ है कि आपने सारी चीज़ें ये निकलवा कर अपने ओरिजिनल लगवा लिए। ये लाखों की, मतलब यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो 25 लाख से कम का काम नहीं होगा ये। अच्छा। और इसी तरीके से अगर आप बाहर की बात करते हैं तो वहाँ पर उसी हिसाब से डॉलर्स और पाउंड में चार्ज किया जाता है। तो इस अच्छा, ये बताएं डॉक्टर मुदस्सिर कि दांतों का इलाज इतना महंगा क्यों है आखिर? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर कोई भी चीज़, इक्विपमेंट हो, मटेरियल हो जो हम यूज़ करते हैं, या लैब टेक्नोलॉजी, कोई भी पाकिस्तान में नहीं बनती। तो ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। अब वो चाइना से करें, अमेरिका से करें, कहीं से भी करें। इवन एक जो जिससे हम कैविटी यानी दांत में होल कर रहे होते हैं ना, ड्रिल, वो तक पाकिस्तान में नहीं बनता। अच्छा। तो जब आपकी लोकली मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी चीज़ों की, तो फिर उसकी प्राइस हाई होगी। सारी चीज़ें बाहर से आती हैं और सब चीज़ें डॉलर रेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो अभी जो डॉलर रेट आया हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली जो हम इवन रूट कैनाल हो गया या फिलिंग हो गई या जो हम इंजेक्शन यूज करते हैं, इसकी प्राइस आज से 2 साल पहले जो थी उससे डबल हो चुकी है प्राइस। तो उसी हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, डॉलर बढ़ रहा है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। अच्छा, ये भी बताइए, ये तो हमने दांतों की तरतीब की बात की, दांतों की खूबसूरती की में एक उसका कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वाइट कलर ऑब्वियसली अच्छा लगता है। तो दांत अगर पीले पड़ जाएं तो उसके लिए कौन से ट्रीटमेंट्स हैं आपके पास? किस तरह से अक्सर लोग हम देखते हैं घर में टोटके कर रहे होते हैं, वो कितने ख़राब मतलब ख़तरनाक हो सकते हैं? आपकी दांतों की सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है? ज़रा दांत का पीला पड़ जाने की मुख्तलिफ वजूहात हैं, ठीक है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ चाय एक चीज़, ठीक है। फिर हैबिट है सिगरेट स्मोकिंग जो आप कर रहे हैं, जी। ड्रिंकिंग हैबिट,
पान, छालिया, गुटखा, ये सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें डिस्कलर करते हैं, ठीक है, दांतों को। अब डिस्कलर हो गया जी। अगर अर्ली स्टेज पे हुआ है और उसको वो कॉन्शियस है, मेल फीमेल जो भी, तो वो डेंटिस्ट से कंसल्ट करेगा। उसके 2-3 ऑप्शन हैं। एक है स्केलिंग, हमने सफाई कर दी और उसको कहा कि जी अब आप जो आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको कम कर दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए, रेगुलर ब्रशिंग रखिए, जब भी करें फ़ौरन ब्रश कर लें। सेकंड चीज़ है वाइटनिंग एंड ब्लीचिंग का एक प्रोसीजर है। जब दांत पीले हो जाते हैं या डिस्कलर हो जाते हैं थोड़े, तो वाइटनिंग या ब्लीचिंग की जाती है, जिससे दांतों का जो नेचुरल कलर होता है वो थोड़ा वापस आ जाता है, ठीक है, और काफ़ी फर्क पड़ता है इससे, ठीक। अच्छा, ये 2 चीज़ें हो गई। अगर इससे भी नहीं होता और डेंटिस्ट देखता है कि नहीं ये आपके परमानेंट स्टेन्स हो चुके हैं अब ड्यू टू रेगुलर, ब्लीचिंग के बाद भी नहीं होता, ब्लीचिंग के बाद भी नहीं होता, वो ब्लीचिंग की जरूरत नहीं पड़ती ना, डेंटिस्ट आपको बता देगा कि ये ब्लीचिंग का केस है या नहीं है। तो फिर वो आपको ऑप्शन देता है कि अब आप वेनियरिंग करवाएं, यानी दांत को थोड़ा सा घिसवा कर उसकी फ्रंट की जो एलिवेशन जिसको कहते हैं हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं वो चेंज करवाएं। अगर लगता है कि नहीं इससे भी काम नहीं बनेगा, फिर हम दांत को चारों तरफ से घिसते हैं इक्वली, कैप लगाने के लिए, यानी क्राउनिंग। अच्छा। फ्रॉम 6 to 6 या 3 to 3 पूरे दांतों के ऊपर हम कैप लगा देते हैं। उससे फिर एक नया बिल्कुल लुक आ जाता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल मटेरियल होता है, लाइक पोर्सलिन या जर्कोनियम। तो उसके बाद फिर आप सिगरेट पी रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो उस पर इतना डैमेज नहीं करता जी। वो फिर आप अपनी मर्जी का कलर उसमें रखवा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुद्दस्सिर, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाया। बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई। अपनी स्माइल को आकर बना सकते हैं, अपने दांतों की जो हिफाजत है उसकी सेहत बहुत ज़रूरी है। ब्रशिंग के हवाले से भी हमने बात की। तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक और अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ जहरा रज़ा और वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट कराची टैलेंट का, जिसमें आज हम आपको मिलवाने वाले हैं कराची के एक ऐसे हैवी बाइकर से जिन्होंने यूएई में जो मोटर बाइक रेस है उसमें पहली पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान का और कराची का नाम रोशन कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद उस्मान गनी की, जो पहले और वाहिद पाकिस्तानी हैं जिनके पास हैवी बाइक रेसिंग और रेस सिखाने का आलमी लाइसेंस मौजूद है। ये जी, इस हवाले से उनसे बात करते हैं कि क्या उन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा, क्योंकि जब हैवी बाइकर जो होते हैं उनको काफ़ी चोटें भी लगती हैं, कभी कभार जो है फ्रैक्चर भी हो जाते हैं, तो इनको भी कुछ इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। लेकिन इनका जो हौसला था वो कम नहीं हुआ, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अब पाकिस्तान के पहले जो है इंटरनेशनल लाइसेंस होल्डर बन चुके हैं हैवी बाइक में। इस वाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। कैसे हैं आप, और बताइए कि ये सफ़र जो है कब शुरू हुआ, पैशन था इसका, किस तरह से इसमें आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ? थैंक यू वेरी मच। मुझे बाइक्स का हमेशा से शौक था। बचपन से मैं जब मैं 3 साल का था मैं तब से बाइक्स चला रहा हूँ, और घर में भी ये था कि गाड़ियां थी, बाइक्स का सबको, अब्बू को, भाई का बहुत शौक था जी। और उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो उस पर मुझे कंपेटिटिव नेचर थी मेरे अंदर कि मुझे कम्पीट करना था। मुझसे नॉर्मली काम नहीं होते अक्सर, तो फिर मैंने गाड़ी रेसिंग स्टार्ट करी और उसके बाद इवेंचुअली आई मूव्ड इनटू बाइक्स, और फिर मैं बाइक्स ट्रैक के ऊपर रेस करता था। तो फिर यही था कि मैंने जब देखा अराउंड तो कोई पाकिस्तानी नहीं था उसके अंदर, मैं पहला और वाहिद पाकिस्तानी था। तो मैंने कहा ये एक मौका ऐसा है कि इसके ऊपर मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ थोड़ी मेहनत करके। तो उसके बाद फिर आई मूव्ड इनटू प्रोफेशनल रेसिंग एंड देन फ्रॉम देयर ऑन आई हैव जस्ट बीन रेसिंग अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश में लगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो ये मोटर बाइक रेस में जो आपने पहली पोजीशन हासिल की है यूएई में, उस हवाले से हमें बताइए कैसा कंपटीशन था, कितने मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया था, और माशाल्लाह बड़े फ़ख्र की बात है कि आपने पहली पोजीशन उसमें हासिल की। थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए थोड़ा और स्पेशल था क्योंकि 4 महीने पहले मेरा एक ट्रेनिंग के अंदर एक्सीडेंट हुआ था स्पेन में, तो उसकी वजह से मेरी जो सीधी वाली टांग है उसके अंदर आई हैड अ बिग सर्जरी, आई हैड नी रिकंस्ट्रक्शन। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप शायद कभी भी बाइक ना चला सकें क्योंकि आपकी नी के अंदर सर्कुलर डैमेज है, बट वो एक अंदर मेरे था कि नहीं मुझे रेस करना है। और उसके बाद दिस वाज माय कमबैक रेस, तो मैंने कोई 6 महीने बाद पहली बार रेस किया था, तो मेरे लिए वो भी था कि आई हैड टू कम बैक इनटू रेसिंग। लेकिन हमारे इस रेस के अंदर वी हैड 38 पार्टिसिपेंट्स, सो 38 डिफरेंट रेसर्स दैट आई वाज रेसिंग अगेंस्ट। और वही ग्रिड के ऊपर जब मैं पहली बार आया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जिंदगी में पहली बार ही रेस करने आया हूँ, क्योंकि वो एक अजीब सी फीलिंग थी इतने अरसे बाद रेस करने का। लेकिन जब
रेस स्टार्ट हुई तो उसके बाद दिमाग में ये था कि अब तो जीतना ही है और कुछ नहीं है। तो आई ट्राइड माय बेस्ट, आखिरी लैप तक वी फॉट एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है कि आई वॉन द रेस। बिल्कुल बिल्कुल, वही हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में भी कि आपका जो एक्सीडेंट आपने फेस किया उसके बाद भी जो आपका हौसला था वो कम नहीं हुआ, बल्कि आपने अपनी एक तरह की लिमिटेशन को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। क्या रिस्क था अगर जब जो आपने लिया और जो उसका रिटर्न मिला वो भी जाहिर है ज़्यादा ही मिला, तो क्या रिस्क था? क्या डॉक्टर ने आपको कहा था कि अब आप नहीं चला सकेंगे हैवी बाइक? बिल्कुल, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप बाइक चलाना तकरीबन मिनिमम आपको 1 साल लगेगा। हाँ। और टू रेस अगेन मे बी आप कभी भी रेस ना कर सकें, और अगर करेंगे भी तो यू विल नॉट बी द सेम वे यू वर बिफोर, क्योंकि जो डैमेज था उसका एक्सटेंट ये था कि मैं अपनी टांग कभी भी पूरी तरीके से नहीं मोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप शायद रेस ना कर सकें कभी भी, तो यू हैव टू बी रियलिस्टिक विद योरसेल्फ। लेकिन मेरे अंदर ये था कि मैं ये नहीं छोड़ सकता एंड आई हैव टू रेस। तो डॉक्टर ने मुझे 1 साल की रिकवरी बोली थी, मैंने डॉक्टर से नेगोशिएट किया 6 महीने का, एंड देन आई गॉट बैक इनटू रेसिंग एंड आई हैड टू ट्राई। मैं बगैर ट्राई करे गिव अप नहीं कर सकता। सही। तो घर वाले तो परेशान होंगे, उन्होंने तो मना किया होगा क्योंकि डॉक्टर की जानिब से भी मना किया गया था, तो किस तरह से उनको मनाया और किस तरह से जो है घर वालों की कितनी सपोर्ट थी? घर वालों की हमेशा से सपोर्ट है। वो एक अम्मी आपको पता है जो होती है हर किसी की। हाँ। तो वो तो मैं गाड़ी भी चलाने जाता हूँ तो उसके ऊपर भी मुझे बोलती हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि देखो बेटा तुम्हें पता है बेहतर कि यू नो व्हाट डू यू नीड टू डू। तो वो मुझ पे छोड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें पता है किस तरीके से बेहतर है तुम्हारे लिए, जो भी करो बस मेक श्योर कि यू आर सेफ एंड साउंड। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर से बहुत सपोर्ट है और अम्मी की दुआएं हमेशा होती हैं, तो बस आई थिंक मेजॉरिटी अम्मी की दुआओं की वजह से होता है जो कुछ होता है। बिल्कुल सही। तो अभी क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? अभी यूएई में कंपटीशन आपने जीता, मजीद क्या करने वाले हैं आगे? फिलहाल मेरा कंपटीशन स्टार्ट हो गया स्पेन के अंदर इन द नेक्स्ट 2 months। तो हम स्पेन जा रहे हैं, वहाँ पे हम वी आर इन रेसिंग सुपर स्टॉक 600। और उसके बाद मैं पाकिस्तान में फिलहाल जो है अकेडमी सेटअप कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 3 to 4 months पाकिस्तान के अंदर भी वी विल स्टार्ट ट्रेनिंग दीज यंग किड्स और अदर राइडर्स, ताकि वो भी स्टार्ट करें एंड स्लोली दे गेट इनटू द इंटरनेशनल लेवल्स। इंशाल्लाह अभी 3 से 4 महीने में काफी कुछ हो रहा है। सही। अच्छा मुझे ये भी बताइए उस्मान, जब आपका ये एक्सीडेंट हुआ तो किसी लेवल पे आपको ये लगा कि नहीं अब मैं नहीं कर सकता, कोई डीमोटिवेशन कुछ इस तरह का फील हुआ? और अगर हुआ तो उसको कैसे आपने अपनी जो है स्ट्रेंथ बनाया और माशाल्लाह से ये अवार्ड जो है जीता? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, क्योंकि छोटे मोटे मेरे एक्सीडेंट होते रहते हैं, वेरी कॉमन, बल्कि काफी बड़ा एक्सीडेंट था। तो जब मैं सर्जरी से बाहर आया तो मुझे डॉक्टर ने बताया था कि देखिए इस तरीके से डैमेज है एवरीथिंग। तो आई फेल्ट वेरी लो, आई विल नॉट लाई। मुझे ऐसा लगा था कि दैट्स इट, अब मैं पता नहीं क्या करूंगा। लेकिन मेरे अंदर एक ये चीज ऐसी है कि जब तक मैं कुछ ट्राई नहीं करता तब तक आई वोंट से नो टू इट। तो मैंने अपने दिमाग में बना लिया था कि इवन इफ आई हैव टू क्विट एंड आई हैव टू स्टॉप, मैं बगैर ट्राई करे नहीं करूंगा। तो मैंने एक अपने अंदर दिमाग में टाइमलाइन दे दी थी कि भाई 6 महीने है मेरे पास, 6 महीने के अंदर 2 महीने बाद मुझे चलना है, 3 महीने बाद आई नीड टू स्टार्ट रनिंग, 4 months लेटर आई नीड टू स्टार्ट बीइंग बैक ऑन द बाइक एंड 6 महीने बाद मुझे रेसिंग करनी। तो छोटे छोटे माइलस्टोन मैं रीच करता रहता तो आई वुड गेट मोटिवेटेड। एंड व्हेन इट केम टू राइडिंग अ बाइक, जब मैंने पहली बारी बाइक चलाई तो आई कुडंट राइड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई कुड नॉट राइड एट ऑल। मेरे पैर में इतना दर्द था कि मुझसे मुश्किल से 4 लैप हो रहे थे। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि कोशिश करते रहते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। और 6 महीने बाद आई लाइंड अप ऑन द ग्रिड। मेरे दिमाग में ऑनेस्टली ये था कि जब मैं रेस स्टार्ट करूंगा कि आई वोंट बी एबल टू फिनिश दिस रेस, मुझसे नहीं हो पाएगा आई थिंक आधे टाइम के अंदर। एंड आई वाज कन्विंस्ड कि अगर मैं रेस कंप्लीट नहीं कर पाया तो दैट्स इट, आई विल क्विट, देयर इज नो पॉइंट कि मैं इफ आई कांट रेस आई कांट रेस। बट जब रेस स्टार्ट हुई है तो द फीलिंग थी कि नहीं, आई थिंक आई कैन डू दिस, आई कैन विन दिस रेस इन फैक्ट। तो एंड देन आई वॉन, और उसके बाद से मोटिवेशन इज बैक एंड आई एम बैक। सही। और हम भी आपको बहुत ज़्यादा विश करते हैं भाई, आगे भी इसी तरह की आप जो कंपटीशन है वो अचीव करते रहें। अच्छा आप पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो हैवी बाइकर्स के लिए कोई ऐसा रेसिंग ट्रैक मौजूद नहीं, और आपका ख्वाब भी है कि कोई बड़ा ट्रैक इस तरह का बने। तो हुकूमत की अगर बात की जाए या कोई जो इदारे हैं कोई उनकी तरफ से आपको कोई सपोर्ट या कोई किसी ने बातचीत की है इस हवाले से? फिलहाल अनफॉर्चुनेटली नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से मेरी एक अपील है कि इफ समबडी इज इंटरेस्टेड प्लीज डू रीच आउट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं किससे बात करूं गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि इस चीज की अशद जरूरत है। क्योंकि पिछले 6 महीने के अंदर मैंने अपनी आंखों से कोई 4 या 5 एक्सीडेंट तो मेरे देखे हैं, जिसके अंदर नौजवान लोग जो है वो इंतकाल कर गए हैं एक्सीडेंट के अंदर, क्योंकि जगहें नहीं है चलाने की बाइक। गाड़ियां हैं, पैसा है, टैलेंट है, स्किल है, लेकिन जगह नहीं है। और वो रोड पे चलाते हैं तो वो उनके लिए भी डेंजरस है
और रोड यूजर्स के लिए भी डेंजरस है। अगर एक ट्रैक बन जाएगा तो you will have these reductions in accidents and deaths. So I really work with the government in making sure, मैं जितना मेरे पास experience I'm willing to give that and help them develop a track, but I would definitely need help from the government. बिल्कुल सही। अच्छा उस्मान, आप जो है एक तो हैवी बाइक आप खुद चलाते हैं और आप सिखाते भी हैं, और अगर कोई लाइसेंस इसका हासिल करना चाहता है और जो अभी देख रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा उनके लिए, उसके लिए क्या आप उनको गाइडलाइन देना चाहेंगे? देखें, बाइक सीखने के लिए फॉर एग्जांपल जो मैं सिखाता हूँ, आई कोच देम फॉर रेसिंग। तो आप हाउ डू यू गेट अ रेसिंग लाइसेंस, तो उसके लिए मैं सिखाता हूँ उनको एक प्रॉपर ट्रैक के ऊपर, FIM रेगुलेटेड ट्रैक, ताकि दे अंडरस्टैंड कि रेसिंग किस तरीके से होती है। क्योंकि रेसिंग के अंदर आप 280 km/h की स्पीड के ऊपर आप इन अ कॉर्नर, आपके बराबर सर के ऊपर एक और बाइक होती है, so you have to be very comfortable with these things. So that's what we teach people and see how comfortable they are in a race. तो ये मैं सिखाता हूँ। इसीलिए मेरा स्टेप ये है कि पाकिस्तान के अंदर एकेडमी सेटअप करके ऑन अ स्मॉल सर्किट, ताकि लोगों को सिखाते रहें, उनको आदत डालेंगे, ताकि जब इंशाल्लाह ताला जब पाकिस्तान में बड़ा ट्रैक बन जाएगा तो दे आर ऑलरेडी रेडी फॉर इट. इट्स नॉट समथिंग न्यू फॉर इट. माय ओनली रिक्वेस्ट टू पीपल हु वांट टू गेट इनटू रेसिंग एंड हु वांट टू स्टार्ट राइडिंग अ बाइक इज स्टेप 1 is safety. That's it. That's number 1. Helmet, full suit, and all of this. You have to have this mandatory. जान है तो जहान है. It's as simple as that. To make sure कि you always. रिस्क भी कहीं ना कहीं ये है, तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? क्योंकि जाहिर है जान है तो कहते हैं ना जहान है, जैसे आपने भी कहा आपको भी बहुत सारी चोटें लगी और आपके जो जाहिर है आपके जो सर्कल में होंगे, जो आपके साथी होंगे, उनको भी इसका सामना करना पड़ा होगा। तो वो लोग जो इसमें इंटरेस्टेड हैं या जिनका पैशन है, क्या सेफ्टी आप उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स कह लें, आप क्या लेनी चाहिए उनको? देखें, 2 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। 2 दिन पहले ट्रैक के ऊपर आया था एक्सीडेंट। आई हैव अ वीडियो ऑन माय इंस्टाग्राम एज़ वेल, और आई क्रैश्ड एट 181 km/h, और मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और यही चीज अगर मैं बगैर सेफ्टी के करता, ना हेलमेट होता, ना सूट होता, कुछ भी नहीं होता, तो मैं यहाँ नहीं बैठा हो सकता। तो सबसे मेरी सिंपल रिक्वेस्ट ये कि अगर आप बाइक 5 मिनट के लिए भी जा रहे हैं, आप रोटी लेने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, प्लीज मिनिमम एटलीस्ट हेलमेट पहने। हेलमेट, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं होता, आप 20 किलोमीटर की स्पीड पे भी गिरेंगे ना तो बहुत चोट लग सकती है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 1 इज सेफ्टी। क्योंकि अगर अल्लाह ना करे आपको कोई ऐसी इंजरी हो जाती है, जैसे रेसिंग में होता है कि अगर आपकी कोई परमानेंट इंजरी हो जाती है, देन यू कैन नॉट रेस, आपका करियर चला जाता है। तो रोड के ऊपर तो और खतरात होते हैं, और अगर आपने सेफ्टी नहीं पहनी हुई तो उससे भी बड़े खतरे होते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज वेयर सेफ्टी, दैट्स द मिनिमम थिंग यू कैन डू। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया उस्मान गनी आपका, आपने हमें टाइम दिया, और हमारी दुआ है और बेस्ट आपके साथ हैं कि जिस तरह से आप पाकिस्तान का, कराची का नाम रोशन कर रहे हैं, फ्यूचर में भी आपको इसी तरह कामयाबी मिलती रहे। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज कराची में मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतें क्या चल रही हैं। जी बसीम, हमें अपडेट कीजिएगा, क्या रेट्स हैं इस वक्त कराची में? जी, कराची में जो मुकामी सब्जियां हैं, बिलखुसूस अगर बात करें टमाटर की, और उसके साथ साथ भिंडी हो गई, मटर हो गई या फिर गाजर हो गई, इनकी कीमतों में जो है वो कमी वाक़ई नहीं हो सकी है। टमाटर जो है वो एक बार फिर उसकी कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। टमाटर जो कि हमने देखा था कि 60 रुपये तक पहुँच गया था, उसकी कीमतों में जो है वो सिलसिलावार इजाफा हुआ। टमाटर जो है वो 80 रुपये से भी तजावज़ करके अब जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गया है। इसी तरीके से जो भिंडी है, भिंडी की जो है वो फसल इस वक्त मौजूद नहीं है। भिंडी, मटर और गाजर जो है वो इस वक्त जो सब्ज़ी मंडी के जो कोल्ड स्टोरेज है वहाँ पे ज़ख़ीरा की गई है मुनाफ़ाखोरों की जानिब से, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है उनकी जानिब से, जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि इनकी कीमतों में जो है वो कमी वाक़ई नहीं हो पाई है। भिंडी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है वो तकरीबन 240 रुपये फ़ी किलो तक ही फ़रोख्त हो रही है। और इसके साथ साथ देसी टिंडा जो है इसकी कीमतों में भी जो है वो कमी वाक़ई नहीं हो पाई है, क्योंकि टिंडे का जो सीज़न अभी स्टार्ट हुआ है, तो टिंडा जो है वो इस वक्त मार्केटों में आना शुरू हुआ है, जिसके नतीजे में इसकी कीमतें में भी हम देख रहे हैं कि इजाफा है, 240 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मटर और गाजर चूँकि बेमौसम की सब्जियां हैं, इसकी इस वक्त फसल भी मौजूद नहीं है, काश्त भी मौजूद नहीं है, इसको भी जो है वो ज़ख़ीरा किया गया है। तो इसके नतीजे में जो मटर है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो है मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त किया जा रहा है। तकरीबन 160 रुपये दर्जा अव्वल तक का जो मटर है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, कहीं कहीं पे इससे ज़ायद है। और ये भी इतलाते हैं कि 200 रुपये फ़ी किलो तक भी जो है वो मटर बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। गाजर भी हम देख रहे हैं कि 100 रुपये फ़ी किलो जो दर्जा अव्वल है फ़रोख्त की जा रही है। तमाम
तमाम इकसाम की मिर्चें, चाहे वो शिमला मिर्च हो, छोटी मिर्चें हों या फिर तलने वाली मिर्चें हों, उनकी कीमतों में भी हम देख रहे हैं कि कमी वाक़ई नहीं हो पाई है। 240 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो हम देख रहे हैं कि इस्तेकाम जो बदस्तूर बरकरार है, वो देख रहे हैं हम जो बेशतर सब्जियाँ जिसमें पालक है, लौकी है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, शलजम है, चुकंदर है, सेम फली है, धनी पुदीने की गड्डी है, प्याज और आलू है, इनकी कीमतों में इस्तेकाम बदस्तूर बरकरार है। ये तमाम जो सब्जियाँ जो हैं वो तकरीबन 80 रुपये लेके 100 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है। जबकि प्याज और आलू की सप्लाई जो है वो बेहतर है, डिमांड भी जो है वो सप्लाई और डिमांड जो है वो बेहतर है और मंडियों तक सप्लाई भी ज़्यादा है और बताया जा रहा है कि मंडियों में इस वक्त जो है वो वाफिर आलू और प्याज मौजूद हैं, जिसके नतीजे में इनकी कीमतों में जो है वो कमी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 35 रुपये से लेकर 40 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो आलू प्याज दस्तयाब है। और अगर बल्क क्वान्टिटी में कोई ख़रीदता है 3 किलो 4 किलो। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिकार, हमें अपडेट कर रहे थे सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से। प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुँच चुका है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।